बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर आज देखा जाए तो कल की जो गुफ्तगू थी या कल की जो कहानी थी या कल की जो पेशरफ थी, आज किसी न किसी हद तक उसकी तरदीद हुई। मुज़ाकरात के पहले राउंड के हवाले से ज़रा ये खबर बता रहे थे कि पहला राउंड हुआ है और पहले राउंड के नतीजे में कुछ गुफ्तो शुनीद हुई और TORs के ऊपर बातें हुई, लेकिन फिर आके वज़ीर इत्तलात ने उसकी तरदीद कर दी और उसके बाद गुफ्तगू ये मंजर आम पे आई पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर कि मुलाकातें तो हुई लेकिन उन मुलाकातों में रस्मी तौर पे इस पे कोई बात ना हो सकी। असद कैसर साहब ने भी ये कह दिया कि बाज़ाब्ता तौर पे मुज़ाकरात नहीं हुए, लेकिन मुज़ाकरात के इस पूरे मंजरनामे को लेके अगर गुफ्तगू शुनीद हो रही थी तो उसके इम्कानात देखते हुए ये गुफ्तगू की जा रही है या हिफ्ज़े मा तकद्दुम अभी ये बात की जा रही है? क्योंकि बहुत सारी खबरें ये भी हैं कि मुज़ाकरात को लेके या TORs को लेके या अपना कदम बढ़ाने या अपना हाथ मिलाने के हवाले से बेशुमार लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। महमूद खान अचकज़ई भी इस वक्त जो है वो मुतहर्रिक हैं, बेशुमार लोग मुतहर्रिक हैं, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से वो किन शराइत के ऊपर होंगे, किन हालात के ऊपर और किन TORs के ऊपर, इसको लेके अभी बहुत सारे इबहाम बाकी हैं। दूसरी तरफ अगर आज सुप्रीम कोर्ट के मंजरनामे को देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल था उसके हवाले से फैसला ये आया कि मशरूत तौर के ऊपर 85 मुल्ज़िमान जो हैं उनके ट्रायल का जो केस चल रहा है उसका फैसला देने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन मशरूत तौर पे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 7 रुकनी बेंच जो था उसने समाअत की, बेशुमार सवालात पूछे गए। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने पूछे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने सवालात पूछे और उन सवालात पे ख्वाजा हारिस साहब से पूछा गया जो वजारत दिफा के वकील के तौर पर पेश हुए थे। उनसे सवालात पूछे कि क्या इससे आर्टिकल 8 जो है उसका जो एक क्लॉज है वो मुतासर तो नहीं होगी। फिर यह पूछा गया कि हक दिफा किस तरीके से दिया जाता है, लेकिन इस सब के बाद उन्हें इजाज़त दे दी गई है कि वो फैसले सुना लें और इससे ये होगा कि जिनकी बर्रियत होनी है उनकी बर्रियत हो जाएगी और जिनको सजाएं सुनाई जाएंगी वो सजाएं पाने के बाद वो आम जेलों के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे, वो मिलिट्री की हिरासत के अंदर नहीं रहेंगे। तो ये मंजरनामा। और दूसरा एक अहम खत जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जुडिशल कमीशन के चेयरमैन जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने पहले तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, गिले किए बाकायदा तौर पे जो 26वीं आईनी तरमीम है और उसके तनाजुर में जो जुडिशल कमीशन की हैयत बनाई गई उसके ऊपर। फिर उन्होंने जजेस की तकर्री के हवाले से सिफारिशात भी पेश की हैं कि जज को अगर तकर्रुर करना है तो उसका बैकग्राउंड देखें, उसके आमदन के असासाजात देखें और फिर उसका मवाजना करें और फिर बार से मशवरा लें, शफाफियत को यकीनी बनाएं, उससे सवालात पूछें जो केसेस के हवाले से हों। तो ये किस हद तक काबिल अमल है, इसी पे बात करेंगे। तो लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से असद कैसर साहब का जो कहना है वो ज़रा गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर लें कि असद कैसर साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाया है जिससे आगे का पेशखैमा जो है उसका इंतज़ा हो सकेगा। 24 नवंबर 2024 के हवाले से जो सान्या हुआ है उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारा 9 मई हुआ था उसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन, ये हमारी डिमांड है। सिविल डिसओबीडियंस के हवाले से हमारे जो डिमांड्स है उसको यह पूरा नहीं करती। अभी आपने देख लिया हुकूमत की रवैया कि वो मजाक कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं और कि ये मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहे हैं। हम वाजे करना चाहते हैं, हमने एक प्रिंसिपल स्टांस रखा है, कोई भी हम नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई नहीं चाहता तो हम 10 दफा नहीं चाहते। भाईजान मिन्नत तरला हमने 2.5 साल में नहीं किया तो हम अब मिन्नत तरला क्यों करेंगे? वी हैव नथिंग टू लूज। ये जो साजिश आपने शुरू की हुई है, नफरत को फैलाने की साजिश सूबों के दरमियान, ये साजिश भी आपकी बेनकाब हो चुकी है। हम इनकी ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। जब तक हकीकी आज़ादी हासिल नहीं करते उस वक्त तक हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। राना साहब क्या हुआ, रिवर्स मामला हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, ये बात कहना आज ये सारे लोग कह रहे हैं कि रिवर्स हो गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के रास्ते में कोई रुकावट पैदा हो गई। मेरी इत्तला ये है कि मुज़ाकरात के लिए एक शर्त रखी गई थी, ये मैं ख़बर ब्रेक कर रहा हूँ जी, और इस खबर की तस्दीक कुछ अरसे बाद आपको हो जाएगी। एक शर्त रखी गई थी और वो शर्त जब पहुंचाई गई मुज़ाकराती टीम को, वो शर्त ये थी कि जब आप मुज़ाकरात करें, मुज़ाकराती टीम हुकूमत वाली या PTI वाली? PTI वाली। अच्छा, हम आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं,
ये बात एक रुकन को पहुंचाई गई, अच्छा, जिसका तल्लुक KPK से है, और उससे कहा कि हम आपसे बात करने के लिए भी तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात जो होंगे उनमें जो सारी चीज होगी वो माइनस इमरान खान होगी। बात समझेगा? माइनस इमरान खान फार्मूले पे बात होगी, माइनस इमरान खान फार्मूले पे सारी चीजें चलेंगी, और माइनस इमरान खान हम आपसे हर चीज आपके साथ तय करने के लिए तैयार है। सही। अब इस वक्त में भी, इन हालात में भी, मैं नहीं समझता अगर किसी ने कुछ सियासी खुदकशी करनी है तो वो ये कर सकता है। अगर किसी ने सियासी खुदकशी नहीं करनी तो वो किसी सूरत में भी ये लफ्ज नहीं कर सकता। अब तहरीक इंसाफ के अंदर बैरिस्टर गौहर हो, बैरिस्टर सैफ हो, या कोई भी और शख्स हो, वो ये हमाकत नहीं करेगा, वो ये सियासी खुदकशी नहीं करेगा कि जिससे तहरीक इंसाफ से उसकी मुकम्मल छुट्टी हो जाए। ये मैं आपको 100% बता रहा हूं बात, कि ये तय हुआ कि माइनस के फार्मूले पे आके काम रुक गया। अब मैं आपको एक और खबर ब्रेक कर दूं, 48 घंटों में हो या 72 घंटे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक सरकारी जुम्मेदार जो है वो खुडे लैंड हो जाएगा इस्लामाबाद से। एक बड़ा सरकारी जुम्मेदार इस्लामाबाद से खुडे लैंड लगने के की इतलात, क्या मेरी इतला के मुताबिक उस पर बड़ी मीटिंगें हो चुकी हैं। यानी सियासी नहीं, सरकारी? सरकारी। अच्छा। लगाने वाली सियासी शख्सियत होगी। और उसके बाद किसी जगह ये डिस्कस हो रहा है कि उसे खुडे लैन लगाने का मकसद यह है कि बानी तहरीक के इंसाफ के खिलाफ कुछ बड़ा होने जा रहा है। खिलाफ? हाँ। अच्छा, कुछ बड़ा होने जा रहा है। वो हिमायती हैं? नहीं, नरम गोशा रखते हैं? नहीं, उन्होंने वजन उठाने से इनकार कर दिया। अच्छा। ये चीज़ें आपको बताने का मकसद है कि ये 3 खबरें ऐसी हैं जो बज़ाहिर अभी मीडिया में नहीं आई, लेकिन हम पीर वाले दिन जब प्रोग्राम दोबारा करने आएंगे इंशाअल्लाह, तो उस वक्त हम ये क्लिप भी दिखा सकेंगे और चीज़ें सामने भी आ चुकी होंगी। और एक बात आप जहन नशीन कर लें, लिख के रख लें इस बात को भी, आखिर मुज़ाकरात होने हैं, और इस मुज़ाकरात के अलावा ना कोई रास्ता है, ना कोई रास्ता हो सकता है, और ना ही कोई रास्ता होगा। और किसी सूरत में भी, चाहे आप 111 बंदों को तैयार कर लें, 611 बंदों को तैयार कर लें, माइनस इमरान खान फार्मूला किसी सूरत कामयाब नहीं होगा। ये ना पंजाब में ना KPK में। 2 लोगों को इन्होंने मनाया तो है, मैं अब उन 2 लोगों के नाम नहीं लूंगा इस वक्त, आप 1-2 दिन में जायजा लीजिएगा कि वो 2 कौन से लोग हैं कि जिन पर FIR भी हो तो पुलिस उनकी तरफ नहीं जाएगी। वो 2 कौन से लोग हैं कि जिन्हें किसी साजिश का मुल्ज़म भी करार नहीं दिया जाता, उन्हें मनाया गया है PTI में। हाँ, उन्हें मनाया गया है। वो तो बड़े ओहदे वाले हैं। चलें, जो भी है, मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता यासर, कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए ना, वो वक्त के साथ सामने आ जाती हैं। दो लोगों को मनाया गया है, उन्हें टास्क दिया गया है कि आप बाकी भी एक अच्छी खासी टीम तैयार करें, लेकिन मेरे पास इतला ये है कि वो खुद इतने डरे हुए हैं कि वो जहाँ से मान के निकलते हैं ना, तो 1 या 2 घंटे बाद उनके इर्द गिर्द के लोग उन्हें कहते हैं जनाब ये आप अपना सियासी फैसला वापस ले, इससे किसी सूरत आपकी कबूलियत नहीं होगी, ना मकबूलियत होगी ना कबूलियत होगी, बल्कि आपको रजू करना पड़ जाएगा। फिर राणा साहब, वो 2 अफराद जो हैं उनका सियासी बैकग्राउंड तो बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है। नहीं है तो वो फिर टीम कैसे बना सकते हैं? इस मुल्क में
कभी ताकतवर शख्सियत के हाथों टीम बनी है? टीम हमेशा कमज़ोर के हाथों बनाई जाती है, ताकि जब वो टीम बना ले, ताकि उसे जो टीम दी जाए वो वही रखे और उसके बाद वो सारी बातें उसी तरह माने जिस तरह उससे मनवाई जाए। हम किस दुनिया में रहते हैं? अगर आप ये बात तसव्वुर करके बैठ जाते हैं कि एक ताकतवर शख्सियत को आगे लगा कर टीम बनवाई जाएगी, तो वो ताकतवर शख्सियत को गले बनवाना है। चले मुझे आप बताएं, क्या परवेज खटक से ताकतवर था कोई? केपी में तो नहीं था ना कोई। पंजाब में जहांगीर तरीन से ताकतवर तो नहीं था। लोग कहते थे जहांगीर तरीन साहब का त्यारा ना हो तो कोई भी गेम चेंजर पर्सन। गेम चेंजर, ठीक है। इसी तरह आप बहुत से और लोगों के नाम ले लें। सिंध में कहते थे, हम यहीं पे बैठ के बात करते थे मौलवी साहब की कि वो तो इलेक्शन नहीं हार सकते। राशिद सोमरो? नहीं जी, मौलवी साहब, महमूद मौलवी साहब। हाँ, महमूद मौलवी साहब, यहीं पे बैठ के बात होती थी ना। लोग कहते थे इमरान जैदी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, इमरान इस्माइल, बड़े बड़े नाम थे ना। सब रेत की दीवार साबित हो गए। इस्लामाबाद में आमर कियानी इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? असद उमर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? जिन लोगों को हकीकत का इल्म था वो तो इलेक्शन से भी दूर हो गए और सियासत से भी दूर हो गए। तो अब जो अगली पौध है ना, अब वो नहीं है। हम जिसको 85 का दौर समझते हैं ना, या 88 का दौर समझते हैं, या 92, 96 का दौर समझते हैं, अब वो दौर नहीं है। अब तो जो अगली पौध भी आनी है ना, मैं आज आपको ये बिल्कुल हकीकी बात कह रहा हूँ। एक जगह पर एक बात हो रही थी, तो वहाँ पर उन लोगों ने कहा कि जनाब हम तो परेशान ये हैं कि जो अगली पौध जिसका वोट बनना है ना, अब बना है, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल है, वो भी हमारे वोटर नहीं है। बल्कि उसमें बैठा हुआ एक शख्स जो था वो असम्बली का जुम्मेदार था, असम्बली में एक जुम्मेदारी मेंबर है। उसने कहा कि मैं हल्फन कहता हूं कि मेरी अपनी फैमिली के अंदर ज्यादा वोट मेरे नहीं है। मैंने उनसे ये दरखास्त कर दी है हाथ जोड़ के कि भाई वोट तुमने अंदर जाके डालना है, लेकिन कम से कम मेरी इज्जत, बाहर रौला ना डालना, मेरी इज्जत का इतना एहतराम। कहते इतनी बात उन्होंने मान ली है, इतनी बात उन्होंने कहा मान ली है उन्होंने। तो क्या करेंगे आप? अवामी रद्द अमल को देखते हुए आपको जो भी एक्शन लेना होगा वो लेना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त अवामी रद्द अमल यह है कि आपका हर एक्शन जो है वो रिएक्शन पे आ जाएगा। अच्छा राणा साहब, ये जो वफाकी काबीना है, इसमें तौसी के हवाले से जो बातें हैं, नए नाम बड़े गर्दिश कर रहे हैं जी, तलाल चौधरी साहब, परवेज खटक साहब, पता नहीं किस नाम आ गया जी, कैबिनेट के अंदर शामिल करेंगे। ये क्या सेटअप? उससे क्या होगा? नहीं, सेटअप क्या है ये, इसके पीछे जहन क्या है? कुछ लोगों को केपीके से इसलिए शामिल किया जा रहा है कि उनके जहन में है कि केपीके में उनके शामिल होने से, उनको केपीके में इख्तियार देने से केपीके के अंदर हम तोड़ फोड़ कर लेंगे। परवेज खटक को जिस शख्स ने इलेक्शन हराया, जिस नौजवान ने, एक भी जलसा नहीं किया उसने। FIR इतनी दे दी थी आपने, मोटरसाइकिल पे आता था, लोगों से मिलके निकल जाता था, पीछे पुलिस थी, जीत गया इलेक्शन। आपने अली मोहम्मद खान के मुंह से सुना कि बल्ला था तो 80,000 वोट था, बल्ला नहीं था, डॉल्फिन थी तो लाख से ऊपर वोट था। आपने फर्क निकालना हो ना, 2000 3,000 का फर्क हो, 30-35 वोटों का फर्क हो सॉरी, तो आप निकाल सकते हैं। जहां पर आपके वोट 6,000 है और दूसरे के वोट 1,06,000 है, क्या करेंगे आप? किस तरह निकालेंगे? तो इसलिए यासिर साहब एक बात ज़हन नशीन कर लें, जब आप तवाज़न, ताकत का तवाज़न बिगाड़ते हैं ना, तो नुकसान आपको होता है। जैसे ही तराजू में एक तराजू है ना, उसको तोलना ना आपने, तो बराबर रखना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं नहीं डंडी मारनी है, तो डंडी मारने के लिए थोड़ा सा वजन ज़रा करना पड़ेगा। और अगर आप ये तस्वर कर लें कि उसमें पूरी एक ईंट रख देंगे और उस ईंट के आने से बिल्कुल तराजू नीचे चला जाएगा, तो हर शख्स को पता चलेगा
कि तराजू का वज़न जो है ना ये बिल्कुल ख़राब हो गया। ये नहीं होता, ये ना चलता है, ना चलना चाहिए, ना होता। दूसरी बात है कि अब आप किस तरह कर रहे हैं। आज के दिन जो ईवान सदर से बात जारी हुई है, उसके बाद तो आपने मौलाना फजलुर रहमान को मट्टी कर दिया ना। तो फिर आप ये तवक्को रखें कि किसी की सियासत आप ख़त्म कर रहे हैं और वो अपनी सियासत को ख़त्म होने देगा, मुमकिन नहीं है। चलें वो इस पर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब एक डेडलाइन दे चुके, 17 तारीख से पहले की जो कोशिशें और फिर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास, ऐवान सदर से जारी होने वाला एलामिया, पहले की गुफ्तो शुनीद, उसके ऊपर दावे, उसके ऊपर यकीन दहानियाँ, फिर इतनी बड़ी तब्दीली। क्या ये सब करा धरा जिसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब को गुस्सा है, ये ऐवान सदर से है? सिर्फ ऐवान सदर के ये एतराज़ात हैं या फिर ये एतराज़ात अब वफाकी हुकूमत को भी हैं? और अगर वफाकी हुकूमत को एतराज़ात हैं तो किन बुनियादों के ऊपर? मौलाना को अभी ये दूसरा तो मामला एक अलग छोड़िए कि मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होंगे या नहीं होंगे, मौलाना को किस तरीके से मनाया जाएगा, मौलाना को सड़कों से आने से बाज रहने के लिए क्या तदाबीर अपनाई जाएंगी, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब ने। राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना एहसान अफजल साहब, सवाल ये कि ऐवान सदर ने जो 8 एतराज़ात आयद किए उस बिल के ऊपर, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी यही है कि वो एतराज़ात बजा हैं, सही लगाए गए हैं, या फिर आपका मौक़िफ़ अलग है और आप ये समझते हैं कि जो कुछ किया है ऐवान सदर ने किया है, गिला ऐवान सदर से बनता है, हमने तो अपनी कार्रवाई पूरी कर दी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मौलाना साहब के साथ जो भी 26वीं आईनी तरमीम में उनका ये था कि ये जो है वो तरामीम करना चाहते हैं और हुकूमत ने उनका साथ दिया और असेंबली और सेनेट से जो है वो बिल पास हो गए। फिर वो सदर साहब के पास गए, सदर साहब ने कोई लीगल जुरिस्डिक्शन के उसके ऊपर एतराज़ उठाए और उसके बाद जो है जो दीगर उलमा कराम हैं उन्होंने अपने एतराज़ात जो हैं वो भी उठाए और वो के यही के 18,000 जो मदारिस हैं वो ऑलरेडी जो है रजिस्टर हो चुके हैं महकमा तालीम के नीचे। तो ये फिर अब देखें, बात ये हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि कंसेंसस अब हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। पहले इस तरह की आवाज़ नहीं उठी थी, लेकिन अब जब ये आवाज़ें उठ गई हैं और ये एतराज़ात आ गए हैं तो हम चाहते हैं कि कंसेंसस के साथ हम आगे बढ़ें और इन मामलात को सेटल करें। आपस में जो मुख्तलिफ उलमा कराम का जो मौक़िफ़ है और जो मौलाना साहब का मौक़िफ़ है वो आपस में बैठ के इन चीज़ों को क्लियर कर लें और हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, हुकूमत ने तो कोशिश की और उस वक्त एक कोई बड़ी डिबेट नहीं हुई, लेकिन क्योंकि अब ये डिबेट बन चुकी है और इसके ऊपर मुख्तलिफ मौक़िफ़ आ चुके हैं तो बेहतर यही होगा कि अब हम इनको इसके अंदर कंसेंसस बिल्ड करें। और देखिए, दूसरी बात ये है, आपको अगर मैं 26वीं आईनी तरमीम याद कराऊं तो तब उधर भी अगर हुकूमत ने जो है वो जल्दबाजी करने की कोशिश की तो मौलाना साहब ने यही तब कहा था कि हमें कंसेंसस करने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ भी देखें, अगर आवाज़ें मुख्तलिफ उठ गई हैं तो फिर उसमें कंसेंसस बिल्डिंग हो जाए तो वो बेहतर है। राना साहब, मौलाना साहब को आप जवाब ही समझें? नहीं, बिल्कुल भी जवाब नहीं। देखें, मौलाना साहब, मैंने तो आपको जिस तरह कहा कि हुकूमत ने तो मौलाना साहब के मौक़िफ़ का पूरा साथ दिया और दोनों असेंबलियों से पास करा दिया, लेकिन अब क्योंकि मुख्तलिफ आवाज़ें मुख्तलिफ मौक़िफ़ इस पे आ गए हैं तो क्या करना चाहिए? अब कंसेंसस बिल्डिंग की तरफ बढ़ना चाहिए ना। एक साइड या दूसरी साइड की तरफ आप पलड़ा रख लें या एक साइड के ऊपर रख लें तो वो तो एक जो है वो बेहतर हल नहीं होगा। बेहतर हल ये होगा कि इन एतराज़ात को लेके, इन मुख्तलिफ मौक़िफ़ को लेके बैठ जाएं और फिर उसमें से रास्ता निकाल लें। जो रास्ता निकलेगा, जो सबको तस्लीम होगा, उसके साथ हुकूमत भी खड़ी हो जाएगी। राना साहब, मुझे कोई पाकिस्तान की कोई ऐसी मिसाल आप दे दें। अब अभी आपने कहा अपील पेंडिंग है, कोई एक ऐसी मिसाल दे दें कि जो अपील आपने की हो और फैसला आ गया हो और उस पर 2 दफ़ा कह भी दिया गया हो और उस पर अमल दरामद ना हुआ हो, इस फैसले के अलावा कोई एक मुझे मिसाल। यानी एक सादा सी जुबान में कि उस पर स्टे भी ना हो और अमल भी ना हो,
कोई एक मुझे बता दे। ये देखिए, अमल दरामद तो स्पीकर और इलेक्शन कमीशन ने कराना है ना। इलेक्शन कमीशन अभी उसके ऊपर उसको क्लैरिटी चाहिए। ये जो भी है, मुझे अब एग्जैक्टली क्लैरिटी पता तो है मिल चुकी है राणा साहब, 2 दफा मिल चुकी है, 2 दफा मिल चुकी है राणा साहब। तो इलेक्शन कमीशन ने करना है ना जी। वो जब किसके अंडर है वो वो? उसके ऊपर नोटिफाइड जी। इलेक्शन कमीशन किसके अंडर है? आजाद है इलेक्शन कमीशन। नहीं, आज़ाद तो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है ना। नहीं, आजाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। आजाद है। सर मैं नहीं, अर्ज कर रहा हूँ गवर्नमेंट देखें, ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है ना। जिस तरह जुडिशरी भी आजाद है, उसी तरह उसकी हैसियत है, आजादाना हैसियत है election क्या वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? उसकी एक आजादाना आईनी हैसियत है जो कि कोर्ट के बराबर की है। सुप्रीम कोर्ट से तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही ऊपर। तो सर फिर सवाल ये पैदा होता है कि ऊपर है तो अपील के लिए वो गया क्यों? फिर फैसला दे देता अगर वो ऊपर है तो। अपील के लिए जाने का एक तासुर ये है कि इसका मतलब ये कि वो अपने से ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को समझता है तो अपील के लिए गया। ये देखें, बात ये कि जो इलेक्शन कमीशन का काम है ना, जब वो जो भी नोटिफाई जैसे भी करेगा तो उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। अच्छा राणा साहब ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही थी, वो पहले कहते हैं कि हमारे बारे में ये कहा जाता था कि मुज़ाकरात नहीं करते, अब हम मुज़ाकरात के लिए टीम को तश्कील दे चुके हैं तो अब हमें तासुर ये दे रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं, NRO चाहते हैं। तो ऐसी बात है तो फिर हम 10 बार मुज़ाकरात नहीं चाहते। तो फिर इस तरह का तासुर हुकूमत क्यों दे रही है? हुकूमत का रवैया तो नर्म होना चाहिए ऐसे मामलात के ऊपर। देखिए, हुकूमत का एक असूली मौक़िफ़ है, हुकूमत के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक पाकिस्तान की तारीख का पुरतशद्दुद तरीन एहतजाज करें जिसमें आप पुलिस वालों को भी जख्मी करें, उनको शहीद भी करें, रेंजर्स को भी शहीद करें, उनकी जो है वो गाड़ियां भी जला दें, आप शेल भी मारें, और फिर आप एक झूठा, उसके बाद जब फेल हो जाए, फ्लॉप हो जाए आपका जो प्रोटेस्ट है, तो फिर आप एक झूठा बयानिया बनाएं कि रियासत ने गोली चलाई है, जबकि रियासत ने कोई गोली ना चलाई, और आप दुनिया भर में ये प्रोपेगेंडा करें। और जब वो आपका ये सारी जो काविश है वो फ्लॉप हो जाए, तो अगला आप ये कहें कि अब हमारी अगली शराइत अगर आपने नहीं मानी तो हम जो है वो सिविल नाफरमानी शुरू कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये ब्लैकमेल और ये रियासत को जो है वो, और पाकिस्तान के मफादात को जो है उनके खिलाफ जो है वो प्रोग्राम बनाना और प्लानिंग करना, और फिर कहना कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम जो पाकिस्तान की मईशत है उस पर हमलावर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस ब्लैकमेल को तो रद्द कर देना चाहिए ना। पहले आप अपनी जो प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं उसको खत्म करें, और जो आपने कॉल दी है सिविल नाफरमानी की वो खत्म करें। तो हुकूमत के दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप झूठ भी बोलते रहें, आप धमकियां भी लगाएं, आप ब्लैकमेल भी करें, और आप कहें कि अगर नहीं करेंगे तो फिर मामला जो है वो हम सिविल नाफरमानी में ले जाएंगे। तो ये बुनियादी वजह है कि हुकूमत समझती है कि अब इस जो पिछला फ्लॉप शो था इनका 26 नवंबर का, उसके बाद अब गुंजाइश नहीं है कि अब फर्दर हुकूमत ब्लैकमेल हो और जो है वो इनकी शराइत ना मानी जाए तो सिविल नाफरमानी हो जाए। ये कर लें, अपना शौक पूरा कर लें जो इन्होंने करना है। अच्छा राणा साहब, हम ये कह लें, अब समझें कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे दरवाजे खुले। आप ब्लैकमेल पीटीआई करना बंद कर दे तो हम बातचीत करना शुरू कर देंगे। हुकूमत की शराइत ये दोनों ही है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस लें फिर हम बात करेंगे, सिर्फ एक ही शराइत है? बिल्कुल, ये वापस लें, और जो झूठा प्रोपेगेंडा किया है इन्होंने 26 नवंबर के ऊपर, उस पर कौम से माफी मांगे। और जो इन्होंने एक पूरा दुनिया में तमाशा लगाया जो कि गोली चलाई है रियासत ने, उसको बिल्कुल निगेट करें, क्योंकि रियासत ने कोई गोली नहीं चलाई, और इस झूठे प्रोपेगेंडा को जो है वो खत्म करें। सर फिर एक पैगाम वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी तो पहुंचा देना कि वो जो 17 तारीख की डेडलाइन दे के बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि उस पर बाहमी मुशावरत होनी चाहिए, उन्हें भी कहें कि ये धमकी पास रखें, हम मुशावरत करना चाहेंगे तो कर लेंगे। ये देखें, मौलाना साहब का जो कॉल है, अगर वो एहतजाज पे निकलते हैं, ये उनका आईनी हक है, और किसी भी जमात का आईनी हक है कि वो एहतजाज करे। अभी परसों मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने वालों को हम नहीं बख्शेंगे। तो सर वो भी इस्लामाबाद आने की कॉल दे रहे हैं, वो भी कोई संगजानी की या पत्तों की तो कॉल है नहीं। देखिए, बड़ा फर्क है ना। 9 मई JUIF ने 9 मई नहीं की थी,
जमान पार्क में पेट्रोल पंप JUIF ने नहीं मारे थे। अदालत के हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, और जब बेलारूस के सदर थे या जब चीनी सदर इधर मौजूद थे, तो धावा नहीं बोला गया था। सूबे की रियासत के वसाइल के ऊपर, रियासत की ताकत के ऊपर कंटेनर्स को रुई की तरह नहीं उठाया गया था। 40 गाड़ियां जो जलाई गई हैं अभी पुलिस वालों की, इस तरह JUIF ने तो नहीं किया। 150 पुलिस वाले को अच्छा राना साहब, JUIF हम मुख्तसर ये कहते हैं कि JUI अगर आती भी है इस्लामाबाद तो उसे नहीं रोका जाएगा, क्योंकि उसने ये सब कुछ तो किया नहीं, वो तो पुरअमन लोग है ना। देखिए, अगर वो एहतजाज की इजाजत लेते हैं, बिल्कुल मुमकिन तौर पे उनको इजाजत मिल सकती है। अगर हम कोशिश करेंगे कि वो एहतजाज पे ना आए, उनसे बातचीत भी करेंगे, हम अदालत से भी जो है रुजू करेंगे। लेकिन अगर अदालत ने हमें अदालत ने हुक्म किया तो बनेगा किसी ने नहीं, कोई नहीं। इसी अदालत ने 3 माह में इलेक्शन का कहा, बहुत मान नहीं गया। इन्हीं अदालतों ने बहुत से और फैसले दिए, उस पर तो अमल नहीं होता। देखें, अदालतों के बहुत सारे फैसलों पे अमल होता भी रहा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता रहा, लेकिन जो एक इंतशारी टोला है उसको बिल्कुल रोकने का हक है, जिसका प्लान ही यही है कि कफन बांध के उन्होंने आना है और जनाजों की तैयारी जो है वो कर लें। जो लाशों की तलाश में निकलेंगे उनको तो रोका जाएगा ना, और झूठा प्रोपेगेंडा उसके बाद करेंगे। तो ये मौलाना साहब और PTI को तो नहीं आप कंपेयर कर सकते। JUIF जो है उसका कोई कभी वायलेंस का कोई तारीख नहीं रही। PTI तो एक वायलेंट जमात रही है, और उसका अब तो एक तारीख उन्होंने 26 नवंबर को नई तारीख रकम कर दी है वायलेंस की। अच्छा राना साहब, ये बताइए, वफाकी काबीना में तौसी के हवाले से बातें हैं कि उसके हजम को बढ़ाया जाएगा। हजम में बढ़ाने के हवाले से जो नाम मंजर आम पे आ रहे हैं, मैं उनके ऊपर गुफ्तगू नहीं करता। हजम को बढ़ाने की बुनियादी वजह क्या है एक ऐसे वक्त में कि जब हमने ये कहा कि हम अपने अखराजात को कम करेंगे, हम काबीना को छोटा रखेंगे, हम किफ़ायत शारी मुहिम चलाएंगे, तो फिर अब ये एडजस्टमेंट्स क्यों? देखिए, काबीना में तौसी की ज़रूरत है। बहुत सारा काम जो है एक फेडरल मिनिस्टर के लिए मुश्किल होता है कि वो पार्लियामेंट में कमेटीज़ में भी अपनी वजारत को जो है वो दफा करे, और फिर जो है वो मुख्तलिफ मामलात को भी वो देखें। तो ये कोई इसमें कोई अखराजात में कोई इजाफी खर्चा नहीं होता। कोई नई गाड़ियाँ या कोई नए मुलाजमीन तो नहीं रखने। वही मुलाजमीन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, वो या किसी ना किसी जगह पे वो वजीरों के साथ अटैच हो जाएंगे। तो कोई नए दफ्तर तामीर करने, दफ्तर भी पहले मौजूद हैं, वहाँ मुलाजमीन भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। और ज़रूरत है, बहुत सारी वजारतें हैं, कोई 8-9 वजारतें हैं जो वज़ीर आज़म साहब चला रहे हैं, और इस तरह मामलात बहुत उनके लिए भी हेक्टिक हो जाता है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स वजीरों के बगैर हैं। अच्छा राना साहब, जो है वो राना साहब ये तो हो गया। राना साहब, आपके हल्के में, चूँकि आप जिस हल्के में रहते हैं वहाँ पे एक राजा रियाज साहब हैं, उन्होंने पिछले दिन हमारे प्रोग्राम में कहा कि मैं हारा नहीं, मुझे हरवाया गया है। तो हमने सवाल पूछा, आप तो बड़े प्यारों में होते हैं, उनकी बात को हम दुरुस्त समझें या गलत समझें? देखेंगे तो उनको देखो जवाब दे रहे हैं। राना साहब, ये वो हड्डी है जो न निगली जा सकेगी ना उगली जा सकेगी। मेरे उनसे ये मुझे ये नहीं समझ उनको किसने हराया, ये उनसे पूछना था कि उनको हराया किसने। कहता जिसने उनको जिताया कि उन्होंने इल्जाम उन पे लगाया जिन पे आप समझ जाए। अच्छा, उन्होंने हरा दिया। वो तो मैं समझता था कि उनके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे उनके, तो मुझे ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि मेरे हल्के के लोगों से पूछ ले, हमने सोचा कि आपसे पूछ ले। तो आप मेरे ख्याल से जो है इलेक्शन ओवरऑल अगर किसी को उनसे ये पूछ लें कि अगर उनको हराया गया है तो क्या उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कोई दरखास्त दी है कोई ऐसी कि जिसके ऊपर उनकी कार्रवाई नहीं हो रही, उसी से पता चल जाएगा कि वो ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अगर तो उन्होंने चैलेंज किया हुआ है इलेक्शन, तो फिर इसका मतलब है कि कोई उनको कोई मसला जो है वो है इलेक्शन के रिजल्ट से। और अगर चैलेंज नहीं किया हुआ तो इसका मतलब है उन्होंने तस्लीम कर लिया। फिर उनको अगर उन्होंने तस्लीम कर लिया तो फिर उनको कुछ कहना नहीं चाहिए, फिर उधर कोई उठाना बनता नहीं है। बहुत शुक्रिया इस हवाले से वक्त देने के लिए राना एहसान। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। इसी सियासी मंजरनामे में बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद राना साहब, राना एहसान अफजल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा जी कि पहले तो वो माफ़ीनामा मांगे फिर आए, तो इसका मतलब तो ये है कि मुज़ाकरात के लिए वफाकी हुकूमत की इंटेंशंस जो हैं वो पीटीआई की तरफ नहीं होंगी। मैंने आपको आगाज़ में बता दिया था असल जो शर्त थी, ठीक है। अब वो शर्त मैं आपको एक लिख के देता हूँ कि उस पर ये 40 लोगों को भी इकट्ठा कर लें, कोई शख्स भी अपनी सियासी मौत नहीं मरना चाहता। राना एहसान अफजल साहब के हल्के के एक MNA रहे हैं, अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, उन्होंने ये हरकत की थी तो भुगतना पड़ा ना। अच्छा, खाली इनसे नहीं, चाहे को मुस्लिम लीग नून से करे, चले चाहे पीपल्स पार्टी से करे, क्या नाम है उन्हीं के हल्के के चले जिन पे उन्होंने लगाया हुआ है। हाँ, पूछना चाहिए हमें तो बिल्कुल। सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। हामिद रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हामिद रज़ा साहब, राना एहसान अफजल साहब थे हमारे साथ पहले, तो हमने वो गए दिनों की बात उनसे छेड़ दी। राजा रियाज साहब एक दिन आए हमारे प्रोग्राम में, मैं सारे मंजरनामे में बात करूंगा लेकिन अब वो छिड़ी हुई है तो इसलिए उसका पहला सवाल ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं हारा नहीं हूँ, मुझे हरवाया गया। तो उनसे पूछा गया कि किसने हरवाया, तो जवाब उन्होंने दिया कि जिन्होंने आपको जितवाया है उन्होंने ही उनको हरवाया है। तो वो ये वोटर को नहीं मान रहे, वो किसी और की तरफ इशारा कर रहे। बहुत शुक्रिया। ये आपको स्टेटमेंट राजा रियाज साहब ने दी है जी? जी, राजा रियाज साहब ने दी। चलो जी, उनका तो मैं कह नहीं सकता। उनको पिछली मरतबा जिन्होंने जितवाया था, इस मरतबा उन्होंने जितवाने में रोल नहीं प्ले की। वही सीट है जो मेरे खानदान के पास चौथी मरतबा है जी। मेरे वालिद जहाँ से मैंने रहे हैं, उस वक्त किसने जितवाया था जी? और उस वक्त इस हल्के में मशहूर नारा था, ऊपर तीर नीचे तीर। और यही राजा रियाज साहब के जो MNA थे मेरे वालिद के अगेंस्ट लूज करते रहे। हामिद भाई आवाज कम आ रही है, आपसे दोबारा राबिता बहाल कर। आवाज सुनाई देने में कुछ मसाइल का सामना। राना साहब, हामिद रज़ा साहब तो कहते जी जिन्होंने पहले जितवाया था अब उन्होंने किरदार अदा नहीं किया। देखिए यार सर, आप भी फैसलाबाद के हैं, लेकिन मैं चूँकि मेरा तो हल्का भी सेम है। मैं हामिद रज़ा साहब के वालिद साहब से मेरा बड़ा पुराना तल्लक वास्ता, और मैं उनके चाहने वालों में शामिल होता हूँ। वो बड़े अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, मेरा यकीन है कि वो जन्नत में है। तो मुझे पता है कि उनका हल्का अखबाब और उनका तर्ज सियासत वो ऐसा था कि आपको पता है कि कोई ये नहीं कह सकता कि उनको हराना आसान था। वो जिस बात पे खड़े हो गया उस पर खड़े हुए हैं, मसलक के लिहाज से, सियासत के लिहाज से और रसूल के लिहाज से। अच्छा, उन्होंने कभी, आप ज़रा थोड़ा सा सियासत को उल्टा इधर सीधा ऊपर नीचे करके देख लेना, उन्होंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया था कि जिससे कोई बदनामी का अंसर आता हो। तो बहुत से लोगों ने तो ऐसे काम किए थे कि अच्छाई का अंसर नहीं आता था। तो लिहाजा ये बात जब उन्होंने की थी तो हमने तो एक बात के तौर पे पूछा ना, एक गवाही मिल गई राना एहसान अफजल साहब की जो उन्हीं की जमात के हैं। उन्होंने कहा नहीं, तो एक गवाही जो है वो जो उन्हीं की जमात के नहीं, उन्हीं के मुतासिरीन में से नहीं कि मुतासिरीन में से कह सकते हैं आप, कोई भी उनका लफ्ज़ दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है ना, मुझे समझ नहीं आती जब वो ये कहते हैं ना कि हमें हराया गया। भाई कैसे हराया गया आपको? आपका मुखालफ अपने हल्के में जलसा नहीं कर सकता था, आपका मुखालफ अपने हल्के में इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता था, आपका मुखालफ अपने हल्के में दफ्तर नहीं खोल सकता था, आपका मुखालफ अपने हल्के के पोलिंग एजेंट बनाते हुए डरता था कि यार इनको उठा ना लिया जाए। तो उन हालात में भी आप कहें कि आपके साथ ज्यादती हुई है, तो फिर आपको सियासत ही छोड़ देनी चाहिए। ऐसे मौके जब इंसान के पास हो कि दुनिया की हर चीज़ उनके आगे पड़ी हो, लेकिन फिर भी उनके पास ये हिम्मत ना हो कि वो खा सकें, फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लेना क्या होगा। तो लिहाजा राजा साहब एक शरीफ आदमी है, राजा रियाज साहब एक बोले वाले आदमी हैं, बातों में आ जाते हैं मेरे ख्याल है, तो कोई बात नहीं। यार यासर आप हंसते हैं। मुझे ना वो इससे वो एक शेर, एक कथा याद आया कि कहीं कौमों के कितने ही गुनाह वो बख्श देता है, कहीं आदम की छोटी सी ख़ता तकलीफ़ देती है, किसी को बेचकर इज़्ज़त नवाला एक नहीं मिलता, किसी का रिज़्क़ कितना है ग़िज़ा तकलीफ़ देती है।
तो ये मंजरनामा तो आप उस तरफ को लेके गए हो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ, हामिद भाई ज्वाइन कर चुके हैं। राणा साहब सवाल है जी हाँ राजा साहब, चूँकि मैं आपके अबाव अजदाद अपने वार्ड के वालिद मोहतरम से हमारी बड़ी कुर्बत थी, तो मैं जानता हूँ इस मामले पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये बता दें मुझे सिर्फ कि ये मुज़ाकरात को माइनस का फार्मूला भी किसी ने डिस्कस किया जिससे आप लोगों ने इनकार किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब बहुत शुक्रिया सर। मैं एक बात अर्ज कर दूं जी, माइनस की बात कल बेसिकली तलाल चौधरी साहब जो सेनेटर हैं उन्होंने प्रूफ ने की थी सेनेट के इजलास से बाहर निकल के, और फिर उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इमरान खान से डायरेक्शन लेके और जेल में बैठे हुए शख्स की माँ के ऊपर मुज़ाकरात होंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो उसके ऊपर हमने रिस्पॉन्ड किया था कि मुज़ाकरात अगर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की डायरेक्शन पर होंगे, और अदरवाइज अगर आपके जहन में ऐसी कोई चीज़ है तो हमें ऐसे कोई मुज़ाकरात ना होंगे ना चाहिए जी। अच्छा, अब हामिद रजा साहब वो कहते हैं कि एक तरफ आप सिविल नाफरमानी की कॉल भी देते हैं तो दूसरी तरफ हम मुज़ाकरात की दावत भी देते हैं, यानी धमकी के साथ मुज़ाकरात की दावत सूट नहीं करती। तो यहाँ तो आप नाफरमानी की कॉल दें ही ना और फिर मुज़ाकरात की बात करें, तो इसका मतलब कि आप प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। तो प्रेशर तो फिर आपका 26 को नहीं बिल्ड हुआ था, तो अब क्या करें? 26 को अगर प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ था तो जो वहाँ पर लाइव बुलेट्स फायर हुई, जो मासूम निहत्ते पाकिस्तानी मारे गए, जान से गए, 5000 प्लस के करीब गिरफ्तार हुए, 200 आज भी मिसिंग हैं। अब वो फिर मुझे नहीं पता सर कहाँ पर हुआ। अगर एक मासूम पाकिस्तानी के मारे जाने को और उसकी लाश की हैसियत ये है कि ये कहा जाए कि प्रेशर डेवलप नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ इस बात के ऊपर। लेकिन जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, देखिए मुज़ाकरात के ऊपर हम बहुत क्लियर हैं। ये खान साहब की तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर है। अगर हुकूमत इसको रिस्पॉन्ड करना चाहती है वेल एंड गुड, नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहती क्योंकि हमें इनके मिजाज का पता है। आप देखिए कि हमने एक साइड पे मुज़ाकरात की बात की, तो मुज़ाकरात को संजीदा लेने की बजाय ये पिछले 9 माह से जो ये डोल पीट रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, और बड़ी मासूम सी शक्लें बना के मुंह फुला के ये टीवियों पर बैठ जाते थे। अब जब मुज़ाकराती कमेटी बनाई तो अब इन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कहने लगे जी ये मजबूर हो गए हैं, ये बेबस हैं। तो भाईजान ना हम मजबूर हैं ना हम बेबस हैं, आपने करने हैं मुज़ाकरात तो इज्जत नफ्स के साथ बराबरी की बुनियाद पर 100 बिस्मिल्लाह करें। अगर आपने मजाक उड़ाना तो जहाँ जाके उड़ाते रहे जनाब, वी हैव नथिंग टू लूज। बेसिकली आपने हमारे घर तबाह कर दिए, हमारे खानदान तबाह कर दिए, हमारे बिजनेस तबाह कर दिए। सर मेरी तरफ सुन लें सर, हमारी लाशें आपने गिरा दी, हमारा आपने कारकुन हजारों की तादाद में जेल में आपने फेंक दिया, आपने इमरान खान को 1.5 साल से जेल में रखा हुआ। व्हाट एल्स वी हैव टू लूज नाउ? हम तो अपनी मूव के साथ आगे बढ़ेंगे। एक पॉजिटिव बात की, आपको नहीं पसंद आई, आपकी अपनी सरिश्त के मुताबिक तो आपकी मर्जी है। अच्छा हमाद साहब, अगले कुछ 10-12 दिन में सुना कुछ बड़ा होने वाला है, तहरीक इंसाफ का कोई इम्तिहान भी शुरू होने वाला है। सर हमारा इम्तिहान तो 2.5 साल से चल रहा है और पाकिस्तान में बड़ा होने के लिए 12 दिन नहीं जी 12 मिनट ही काफी है। राणा साहब आपके पास सर ज्यादा मुस्तकिल खबर होगी, हम तो सर कौमी 12 दिन तो मैं एक ज्यादा टाइम बता रहा हूँ ना जी सर, एनीथिंग कैन हैपन जी। अब देखें वो तो किसी भी वक्त कुछ भी एक्सपेक्टेड है। बस आप दुआ करें। हमारी तरफ से तो जनाब एक मस्बत रवैया है, खान साहब की तरफ से मस्बत रवैया है, उसको को पॉजिटिव लेना चाहता है तो वेल एंड गुड, नहीं लेना चाहता तो उसकी मर्जी जनाब। अच्छा सर, वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा के एहतसाब की बात जो थी वो खान साहब ने चाल के तौर पे की थी कि अगर जनरल बाजवा का एहतसाब नहीं होता तो शायद जनरल फैज़ का एहतसाब भी टल जाए। तो इस ज़िमन के अंदर आप बारहा जो है पार्टी मौक़िफ़ अपना अपना चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाया, आपने बतौर इत्तेहादी अपनाया। इस मौक़िफ़ के अपनाए जाने के बावजूद भी लेबल आप पे क्यों लगाया जा रहा है? ये जनरल बाजवा वही है ना जिनके पास मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर तरले करने के लिए पहुंचे थे, मिन्नतें करके कि मैं सीट हार गया हूँ, उस्मान डार ने मुझे हरा दिया है, खुदा का वास्ता मेरे हाल पे रहम करें, मैं आपको सर्व करूंगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेरा ख्याल है ये उसी हमारे जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, उनकी और मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर की ही ये रोएदाद और दास्तान थी। और इन्हीं जनरल फैज साहिब के पास यही मौसूफ डिफेंस मिनिस्टर बैठ के इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद
और उसके बाद अगली चीजें प्रोजेक्ट सेट करने के लिए वहां पर मिन्नतें तरलों में मसरूफ रहते थे। सिर्फ ये नहीं, और भी मौजूदा हुकूमती वज़रा तो 100 बिस्मिल्लाह करें जनाब। अकाउंटेबिलिटी जो करना चाहता है, हमारा तो बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया साहिबजादा आज़ाद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।